फिर से फोन किया जितेंद्र जैन साहब को, अरे जितेंद्र जैन साहब वो डब्बे वाले ने जब गिफ्ट देगा वो डब्बे वाले को 2 डब्बे वालों को मेरे लड़के के शादी के लिए भेजने के अरेंजमेंट करो। मुझे फिर से फोन आया सुबह 1 अप्रैल 2007 में, अरे डब्बे वाले भाई आपको लंदन में प्रिंस चार्ल्स ने शादी में बुलाया है। मैंने बोला अरे क्या बात है, आज तो 1 अप्रैल का दिन है, आप अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे मुझे। सुबह 8 बजे फोन आया, अरे मैं तो 8 बजे उठ चुका हूँ, नींद में सपने में थोड़ी है। अरे बोले ऐसा नहीं, आपको सच्ची में बुलाया, अरे इतना पैसा नहीं हमारे पास, कैसे जाएंगे, कुछ चिंता मत करो, आप खाली पासपोर्ट लेके आइए और वीजा के लिए जो फोटो 8 फोटो चाहिए, आप 8 फोटो अर्जेंट फोटो स्टूडियो में जाइए और 1 घंटे में फोटो में 8 फोटो लेके आइए। हम लोग डब्बे के साथ सब पासपोर्ट और वीजा के फोटो लेके ब्रिटिश हाई कमीशन में पहुंच गए थे और वहाँ 2 घंटे के अंदर हमारा वीजा ब्रिटिश हाई कमीशन में बना दिया था। वीजा बनने के बाद बाजू में एयर इंडिया की बिल्डिंग है, एयर इंडिया का ऑफिस है बड़ा डेवलपमेंट पॉइंट में, कैसे उनको खबर नहीं पता नहीं, उनका फोन आया, डब्बे वाले भाई आपका वीजा बन चुका है, आप लंदन के राजा की शादी में जाने वाले हैं, एयर इंडिया की तरफ से आपको आने जाने का फ्लाइट का टिकट एयर इंडिया की कंपनी से हम लोग देने वाले हैं। हम लोग 3-4 बजे वहाँ एयर इंडिया के ऑफिस में पहुंचे, वीजा बन गया था, पासपोर्ट था, एयर इंडिया ने टिकट दिया, टिकट देने के बाद वहाँ फ्लाइट उनके टेरेस पे एक नकली फ्लाइट ऐसा बनाया हुआ है और जब टिकट देने के बहाने उन्होंने ऐसे नकली फ्लाइट के साथ हमारा फोटो खिंचवा कर अभी उनके एयर इंडिया की बिल्डिंग में रखा हुआ है। टिकट बना, वीजा बन गया था, अभी रहने का क्या अरेंजमेंट, निमंत्रण पत्रिका थी हाथ में, सब पुलिस सब इंक्वायरी करते नहीं, जाओ लंदन के राजा के लिए शादी में जा रहे, कुछ पूछताछ नहीं कर रहे थे। जब मैं सुबह लंदन में हथुरा एयरपोर्ट में पहुंचा तो वहाँ सब हायर लेवल अंग्रेजी बोल, कोई हिंदी बोलने के लिए तैयार नहीं। हम 2 डब्बे वाले खाली जो एक दूसरे के मुंह देख रहे थे, कैसा होगा, कौन लेने आएगा, शादी तो हो जाएगी, इंडिया कैसे में वापस हो जाएगा। मेरा बीपी हाई होने लगा। मगर देखिए भगवान की गाय अंधे की गाय भगवान कैसे संभालते। वहाँ एग्जिट गेट में एक पर्सन आया, वो मेरे नाम का बोर्ड लेके खड़े रहे थे, रतन टाटा जी का पॉलंस रेस्टोरेंट है बकिंगहैम पैलेस के बाजू में। रतन टाटा जी ने हमारे लिए 6 दिन के रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंजमेंट की थी, हिंदी भाषिक ड्राइवर, हिंदी भाषिक गाइड, इंडियन टाइप का खाने के अरेंजमेंट सब हमारे लिए वहाँ उन्होंने अरेंज की थी। और लोग मेरे नाम का बोर्ड देख के मेरे मन थोड़ा शांत हुआ, मैं उनके साथ विजिटर कास्टल होटल में गए और वहाँ पैलेस रेस्टोरेंट में गए और ऐसा हमारा रहने का सब खर्चा टाटा ग्रुप होटल ने किया था, ताज ग्रुप होटल ने किया था। शाही मेहमान बन के हम मीडिया सब सुबह से शाम तक, फर्स्ट मैरिज वहाँ चर्च में होता है मगर सेकंड मैरिज वहाँ के लोग चर्च में होने नहीं देते, इसलिए हमारे साथ इंडिया से खाली 3 पर्सन को शादी में बुलाया था, 2 डब्बे वाले और राजस्थान की महारानी पद्मिनी देवी जो गायत्री देवी की बहू है, वो गायत्री देवी की बहू सुबह हमारे पास आई, हमको रानी के महल में लेके गई। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक शादी का माहौल चल रहा था। 40 किलोमीटर की दूरी पे विजिटर कासल राजा का महल है, वो हमारी ट्रांसलेटर बनी, कैसा टी ब्रेक करना है, कैसे लंच ब्रेक करना है, एलिजाबेथ मैडम को सिस्टम जाननी है, कितने डब्बे वाले, टर्बन कैसा लगा प्रिंस चार्ल्स को, कैमिला भाभी को पैठनी साड़ी कैसी लगी, डब्बे वालों को सुबह संदेश है, वो हमारी हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बोल रही थी, हमारी बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल रही थी। राजस्थान की महारानी सुबह से शाम तक हमें मदद कर रही थी। ऐसे लंदन में मैं जाके आया, अमेरिका में 2 बार गया हूँ, लंदन में 3 बार, इटली, केनिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सभी जगह हमें बुलाया जाता है। बड़े बड़े कंपनी के इवेंट्स वहाँ रखते हैं, इंडियन लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, वो भी हमें बुलाते हैं और ऐसे पूरे वर्ल्ड में हम लोग जाते हैं। हमारा व्यवस्थापन क्या है, इंडिया के भी बहुत सब इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, अन्नदान करते हैं, हमें विद्यादान का भी मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। IIM के सभी ब्रांचेस में हम जा चुके हैं, दिल्ली से लेके चेन्नई तक, अहमदाबाद से लेके कलकत्ता तक, जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ हम सब जाते हैं, हमारा व्यवस्थापन के बारे में जानकारी देते हैं। आप जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं 2-3 साल पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, हमारा उल्टा हो गया है। 100-150 काम करने के बाद हमारे ऊपर अभी केस स्टडी लिखी जा रही है, बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जा रही है। चलो अन्नदान होता है, उसके साथ विद्यादान भी होता है, हमें भी खुशी लगी, हमसे कुछ सीखे। जो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है वो हमसे स्टूडेंट को जल्दी देते हैं, हम भी उसी में खुश है। और जो बुक में आपके मैनेजमेंट में डिसिप्लिन हो, प्लानिंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो, डिवोशन हो, इनोवेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, टीम वर्क हो, ये सब मैनेजमेंट के सब तत्व है, मूल मंत्र है। वो पढ़ लिखना तो जरूर चाहिए, मगर पढ़ लिख के आपने आचरण में रोज के रोज साथ रख के काम करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ऐसे हमारे डब्बे वाले बिना पढ़े सब मंत्र है वो लोग नेटवर्क में लाते हैं, इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसा हमारा काम चल रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट
Next, some achievements है, world record in best time management with 6 sigma rating, name in Guinness Book of World Records, registered please believe it or not, received ISO 9000 सर्टिफिकेट, इतने सारे सर्टिफिकेट डब्बा वाला एसोसिएशन को मिल चुके हैं, मगर ये सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई डब्बा वाला काम नहीं कर रहा है। अच्छा काम करो, दुनिया अपने आप पीछे भाग कर आती है। हमारे साथ घूमते 15-20 दिन खुद का पैसा बर्बाद करते, 15-20 दिन टाइम पास करते और पॉकेट का सर्टिफिकेट देके जाते आपको। एक एप्लीकेशन भी हमने कुछ किया नहीं, 1 रुपये भी हमारा खर्चा हुआ नहीं। बहुत सारे विदेशी लोग, बम्बई में लोग आते हैं रोज, जापानीज आते, यूके के आते, यूनाइटेड स्टेट होते, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सब आते हैं, मगर डब्बे वालों को फॉलो कर नहीं सकते दिन भर। वो जाते बाइक पे आते या तो ऑटो में आते हैं, तो ऐसी कार में आते, डब्बा वाला साइकिल पे लेकर जाते हैं, 40 डब्बे लेकर उसको 10-10 बजे स्टेशन में जाना, वो किसके लिए राह देखेगा उसकी, वो सिगरेट काटने जाएगा, डब्बा वाला आगे स्टेशन में पहुंच जाता है। एक दिन में खाली 2 कस्टमर को रिसर्च करते हैं, ऐसे करते करते 10 दिन 15 दिन उनको लग जाते हैं। 40 कस्टमर के पास तो जाते ही नहीं, 10-15 कस्टमर के पास जाते हैं, रिसर्च करते और ऐसे सर्टिफिकेट हमको देके जाते हैं। क्योंकि हमारे डब्बे वाले कभी-कभी वाल बिल्डिंग की एक सोसाइटी के पास वॉचमैन के पास साइकिल खड़ी करते हैं, ये विंग से ऊपर जाएगा, टेरेस से जाके B-C-D विंग के डब्बे लेके नीचे आएगा। कोई बिल्डिंग में वाल कंपाउंड छोटी रहती है, वाल कंपाउंड बिल्डिंग की सोसाइटी में एक बिल्डिंग के पास साइकिल पार्क करेंगे, बाजू के 4-5 बिल्डिंग के डब्बे वो वाल कंपाउंड से डाई मार के डब्बे लेके आते हैं। वो फॉलो कैसे करेंगे फॉरेन के लोग, कैसे डब्बे का रिसर्च करेंगे? पूरा रिसर्च कभी करते नहीं, रिसर्च सर्टिफिकेट देके जाते हैं। नेक्स्ट, ये ISO सर्टिफिकेट पीसी मैंने टीजी सॉल्यूशन ग्रुप दिल्ली से आए थे। वो ट्रेन की भीड़ देखो कैसी, ट्रेन में लटक के लोग जा रहे हैं और इतने लटक में जाने उनका कैमरा लेके वो डब्बे वाले के साथ घुसते रहते। 8 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ी उनको लगेज कंपार्टमेंट घुसने के लिए, मगर डब्बे वाले वही ट्रेन से वही लगेज से डब्बे लेके जाते हैं। सैटरडे के दिन, सैटरडे हाफ डे होता है, डब्बे कम होते हैं, पब्लिक कम होती है, फिर सैटरडे के दिन वो लगेज कंपार्टमेंट कैमरा लेके घुस आए और ऐसा हमारी शूटिंग करते। हम लोग दिल्ली में जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशन होने के बाद हम मेट्रो ट्रेन में घूम रहे थे। मेट्रो ट्रेन में लोग आराम से चढ़ते, आराम से उतरते, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लोग आराम से डब्बे लेके जा सकते हैं आराम से। मैंने बोला आप किस में सफर कर रहे हैं, मैं बहुत स्टूडेंट को पूछ रहा था, पहले लोकल ट्रेन है हमारी मुंबई दिल्ली की। अरे भाई हम लोग लोकल ट्रेन में बम्बई में सफर करते हैं, मुझे महसूस नहीं लग रहा है कि बम्बई के लोकल ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। ट्रैफिक हमारा काम होता है और ऐसा ISO सर्टिफिकेट है नहीं करते लगेज कंपार्टमेंट में, क्योंकि चप्पल बूट के पैर डब्बे के ऊपर रख के तू में झगड़ा बढ़ जाता है। कस्टमर के डब्बे अनाज से भरे होते हैं, अनाज परब्रह्म है, कोई डब्बे के ऊपर चप्पल के पैर रखे तो हमें गुस्सा आता है, झगड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हम अलाउड नहीं करते। मगर ये वहाँ से पुलिस को लेके आए, हमारी बोलती बंद हो गई, हम कुछ बात बोल नहीं सके, झगड़ा नहीं कर सके उनसे। मगर चलो दादर के बाद आधी ट्रेन खाली हो जाती है। अच्छा वो दादर में अगर अंधेरी बोरोली में आती तो हम उसको धक्का मार के निकाल देते थे नीचे, मगर दादर के बाद ट्रेन आधी हो जाती है, सब लोग उतर जाते हैं। दादर से लेकर चर्चगेट तक वो हमारे साथ चर्चा करते करते चर्चगेट स्टेशन आए, कैमरा मैन शूटिंग कर रहे थे, ट्रांसलेटर हिंदी में हमें क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनको समझा रहे थे इंग्लिश में। चर्चगेट में हम लोग डब्बे उतार रहे थे, पूरे चर्चगेट स्टेशन का माहौल उस दिन रेलवे ने चेंज करके रखा था। कभी गेट खोलते नहीं ज़्यादा चर्चगेट स्टेशन के ज़्यादा, उस दिन उन्होंने पब्लिक के लिए अलग गेट खोल के रूट बनाया था, अलग डब्बे वाले के लिए अलग गेट खोल के दूसरा रूट बनाया था, मीडिया के लोगों के अलग स्पॉट दिया था क्या शूटिंग करने के लिए। मीडिया के लोग कैमरा लोग, हजारों कैमरा लोग, न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल में कैमरा लेके शूटिंग कर रहे थे। रिचर्ड ब्रांसन टोपी पहन के हाथ में डब्बा लेके हमारे आगे चल रहे थे और हमको थोड़ी रुकावट आ रही थी, बम मार रहे थे सामने से। अरे रिचर्ड ब्रांसन क्यों डब्बे वाले के काम में दखल देते हो, क्यों उनका टाइम वेस्ट करते हो, क्यों करते हो टाइम बर्बाद करते हो, क्यों उनका बिजनेस का प्रॉब्लम करते हो। रिचर्ड ब्रांसन हाथ जोड़ के उनको कह रहे थे मैं डब्बे वाले के काम में कोई दखल देना नहीं चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं कर, तो क्या के लिए आप उनके साथ घूम रहे थे? बोले मुझे डब्बे वालों के साथ 20-25 फोटो खिंचवाना है। क्या करोगे फोटो खिंचवा कर? बोले मेरे वर्जिन एटलांटिक एयरवेज पूरे वर्ल्ड में दौड़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्री में बड़े बड़े सिटी में मेरे बड़े बड़े ऑफिसेस है, हर ऑफिस में ऐसा मैं डब्बे वाले के साथ फोटो चिपकाना चाहता हूँ दीवार पे। सुबह मेरे स्टाफ जब काम पे आते हैं तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, काम करो तो बम्बे डब्बे वाले जैसा करो, 6 सिग्मा छोड़ो और 2 सिग्मा तक अपनी वर्जिन एटलांटिक करो। ऐसे रिचर्ड ब्रांसन ने अपने हमारे डब्बे वाले के फोटो अपने अपने ऑफिस में लगा के रखे हुए।
ये इंडिया के टॉप 50% है। डीएनए पेपर ने सर्वे करके फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन टोपी के साथ डब्बा वाला का फोटो लगाया हुआ है। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, एक्टर है, अमिताभ है, उनके पास डब्बा वाला है। बड़े बड़े क्रिकेटर है, उनके काबिल है कि नहीं आज तक भी हमें पता नहीं है, मगर हमारी फोटो डीएनए पेपर ने सर्वे करके टॉप 50 इंडिया के पर्सन में लगा दिए। मैं डीएनए पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 26 जुलाई पूरी बम्बई के अंदर पूरी बम्बई पानी के अंदर डूब रही थी। 26 जुलाई पूरी मिडी रिवर को फ्लड आया था, पूरे माइन का खाड़ी के बाद हमारी ट्रेन रिटर्न जर्नी में सब डब्बे अटक गए, दादर में, कोई बांद्रा में, कोई कार में, सांताक्रूज में। अब सब पूरी बम्बई बंद हो चुकी थी। हाईवे पे 3 फुट पानी, रेलवे की पटरी पे 2.5 फुट पानी, रेलवे बंद, एसी कार बंद, सब गाड़ियां बंद, पूरी बम्बई की दुकानें बंद, पूरी फैक्ट्री बंद, सब लोग ऑफिस में 2 दिन रेस हो रहे थे और हम लोग डब्बे रिटर्न जर्नी में ट्रेन में अटक गए थे। अबे हम लोग जो रिटर्न डब्बे देने का काम बाकी था, 3:20 को मैं खुद बांद्रा स्टेशन उतरा और हाईवे से पार्ला स्टेशन तक चल के गया तो 3 फुट पानी था हाईवे पे। और मेरे डब्बे वाले भी ऐसे कोई पटरी से आ रहे थे, डब्बे लेके साइकिल पे डब्बे रिटर्न जर्नी दे रहे थे डब्बे कस्टमर के घर से। साइकिल तो आराम से पानी में चल सकते, बड़े बड़े होल्डिंग्स लग चुके थे बम्बई में, डीएनए पेपर में लगा के रखे थे। पूरे बम्बई का कारोबार बंद था, मगर डब्बे वाले का रिटर्न जर्नी का डब्बे का काम चालू था। तो ऐसा खबर इंटरनेट को गई और उन्होंने हमारे नाम से लेटर लिखा, मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा देश, डब्बे वाले को जो प्रॉब्लम आया है फ्लड की वजह से उसको बिजनेस पूरा शुरू हो जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ और अपना बिजनेस पूरा शुरू हो जाए, ऐसा शुभेच्छा लेटर प्रेम चाहे डब्बे वाले के नाम से लिख सकता है। मगर आज तक कोई भारत देश का नेता ऐसा लेटर हमारे डब्बे वाले के नाम से लिखा नहीं है। दुर्भाग्य की सौभाग्य आज तक मुझे खबर नहीं है। लेकिन प्रेम चार्ज का डब्बे वाले की दोस्ती आज भी चालू है। बम्बई में कोई अटैक होता है तो भी राजस्थान की महारानी को फोन करते हो, वो हमें हिंदी में पूछते क्या डब्बे वाले फंस गए क्या ताजमहल अटैक में, बम ब्लास्ट होता है ट्रेन में, वो उनको फोन करते वो हमें पूछते हैं आज तक। यानी आज तक वो प्रिंट हमारी खबरदारी लेते हैं कैसा डब्बे वाले का काम कैसा। बम्बई में कुछ भी अटैक हो गए तो राजस्थान राम की महारानी को फोन करेगी, वो हमको फोन करेगी और हमारा मैसेज उनको पहुंचा देती है। डब्बे वाले कोई भी प्रॉब्लम में फंस नहीं रहे ऐसा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप जाते जाते एक संदेश भी देना चाहता हूँ। खुदा हो या भगवान हो, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं कि इतना ज्यादा ज्ञान हमें मत दो जो हमारे बिजनेस को बर्बाद करते हैं। तो प्रोफेसर पिल्ले स्मॉल डॉक्यूमेंट्री लिखा है, टाइम होगा तो देख सकते हैं। सवाल पूछना है तो जरूर पूछो। हाँ बस साउंड से in the pre-moon and returning empty boxes to the respective houses in the afternoon. They moved 200,000 such lunches. The Mumbai Dabbawalas are a close-knit group of 5,000 people of stamina, values and ethics. They are engaged in the business of collecting tiffin boxes filled with homemade food from different houses and distributing at the workplaces of the earning members of these families. In the pre-moon and returning empty boxes to the respective houses in the afternoon. They moved 200,000 such lunches to 200,000 people working in different organizations all over Mumbai city. They are not caterers.
Food is cooked and packed at the respective homes of these working people situated at distant suburbs of Mumbai. Mumbai is a city of opportunities. It is brimming with a population of 13 million. It stretches longitudinally to 70 kilometers. The suburban railway service is the backbone of the transport system in the city. It moves 6.1 million commuters on its 302-kilometer route length by more than 2,000 service train trips daily. Early morning departure and late night homecoming with an average of 3 hours travel time is an accepted routine for a working Mumbaiite. Time constraints deprive him of a good breakfast. The battle to board a train needs both his hands to be free too. Hence, carrying a tiffin or a bag by him is simply out of question. Deprivation of a good breakfast, economy in expenses, health and hygiene, dietary preferences and habits make the middle class working people of Mumbai cherish homemade lunch at their workplaces. And mind that 200,000 of them are having it on all working days on time, thanks to the Mumbai Dabbawalas. The shelf life of these lunches are just 4 to 5 hours. Therefore, timely delivery to the right owner decides the quality of service. Mix-up of tiffins will defeat the very purpose of the service and its business potential. Hence, speed and precision in handling are most crucial. One tiffin box shifts hands in transit at least 6 times before it reaches its consumer in his office. The same is the case in its return journey as an empty tiffin. This means that there are 2.4 million manual movements in transit and 400,000 end deliveries within a time span of 3 to 4 hours pre-noon and 3 to 4 hours afternoon every day, handled by 5,000 Dabbawalas. Except the train, everything is manually handled with no technologies at all. In today's world of Six Sigma quality standards and super technologies for supply chain and logistic management, it is a miracle that the failure or mistakes in the service of the Mumbai Dabbawalas is only 1 in 16 million end deliveries. That too by accidents or acts of God, and not by human failure, despite the fact that human beings are everything in this service. It is way ahead of Six Sigma quality standards. Mind that the Dabbawalas are literate only to the level of understanding alphabets. Also mind that this Dabbawala's business is 114 years old. The average age of a Dabbawala is 52 years. There is no retirement age. Many Dabbawalas are third generation inheritors of the business. It's an organization that has been extensively written about in the prestigious Forbes magazine. It has achieved the sought-after Six Sigma grade, a company that has reached 99.99% error-free operation. It's not a Motorola, it's not a GE, it's not a fancy software firm in the Silicon Valley. No, I'm talking about the Dabbawalas of Mumbai.
deliver 1,75,000 lunches every day and take the empty tiffin boxes home. And they make one mistake in 2 months. It's a very complex chain as the lunches pass through a network of hands before arriving warm and fresh at the office worker's desk. And the whole process is reversed as the tiffin boxes head home. And it's all done flawlessly. One mistake in 2 months. Any more, says Raghunath Negade, President of Mumbai Tiffinwalas Association, and no one will want it. This largely illiterate workforce relies on just symbols marked on tiffin bins and manages a complex and consistent operation with an efficiency that even the world's most advanced organizations can only aspire to. The reason? Consistency and commitment to the larger picture. I have one more example of how commitment to a game plan and its repeated application can lead to success after success. But I'm afraid it's a very, very unpleasant one.